मैं राहुल यादव जी भी हैं। राहुल भाई, आप प्रधान भी रहे हैं और वकील भी हैं, दोनों ही खतरनाक चीजें हैं, तो ये दोनों का समावेश है आप में। तो क्या लगता है आपको, क्योंकि आपने वकालत की, प्रधानी भी की, क्या गांव के अंदर आपको लगा और उसके बाद आपने चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, या आपने भी जैसे आपने कहा कि बस मन भर गया, अब जो करना है दूर से ही है, और वर्तमान में अपने यहाँ की स्थिति को कैसे देखते हैं? अभी हमारे प्रधान जी कह रहे थे कि अब मुझे चुनाव नहीं लड़ना। हेलो। किसी भी काम को करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो अच्छाई और बुराई दोनों साथ चलती हैं। हमको सम्मान भी मिलेगा कोई भी काम करेंगे और हमको गाली भी मिलेगी। तो इस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम राजनीति में आ रहे हैं, प्रधान मतलब राजनीति, तो अगर हम राजनीति में आ रहे हैं तो इन सब चीजों को हमको छोड़ना पड़ेगा। और अगर इन सब चीजों को अगर हम लेके चलेंगे तो हम कभी राजनीति, या राजनीति छोड़िए कोई भी काम, आप अफसर हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, अभी आप डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने बहुत अच्छा काम किया, ओपीडी हमारी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो आप पे उंगलियां उठाते हैं कि हम वहां पे गए। जैसे भी एक पत्रकार साहब का आपने बताया, भरोसा। आपने अभी मुझे बारे में कहा वकील, वकील का मतलब भी एक भरोसा है जी। अगर हम अपने गांव में कोई भी काम करेंगे, वकील होने के नाते हम उसको बहुत कानूनी रूप से बेहतर कर सकते हैं। कहाँ हमको कोई परेशानी आएगी, किस चीज को हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने दोनों चीज खतरनाक नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर एक वकील आपके गांव का नेतृत्व करेगा तो आपको बुराइयों से बचाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज खतरनाक होती है। हमारी सोच कैसी है, अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं, अगर कोई हमको बड़ा आदमी मिल जाता है तो हम अपने आप को सेफ मानते हैं। अगर उसको हम दूसरी तरीके से देखें कि हम उसके डर से भागेंगे, हम अनसेफ समझेंगे अपने आप को, तो ये हमारा विचार है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे सामने आया है वो कैसा है। अब एक चीज मेरे मन में थोड़ी सी थी, बिल्कुल अभी जो सबसे पहले आपने कही, किसान और ग्रामीण भारत। कुछ पोस्टर देखे होंगे आप लोगों ने, जैसे अगर भारत का किसान अगर दिखाया जाता है तो फटी बनियान, सर से अंगोछा, आपके यहाँ भी लगा हुआ है, हमारे यहाँ तो एकदम मजबूत है, लाठी के साथ है। और नहीं लाठी के साथ तो है, लेकिन है वही, सेविंग भी नहीं बनना बड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं देखता हूं, जैसे एक फोटो आता है अपने यहाँ उसका फार्माटेक ट्रैक्टर का, तो उसके बगल में जो किसान खड़ा होता है वो कैप एप लगाए खड़ा होता है। हमारे यहाँ का किसान अगर खड़ा होता है तो वो धोती कुर्ते में दिखाया जाएगा। तो हमारी जो सोच है, पारंपरिक वेशभूषा है हमारी। नहीं पारंपरिक वेशभूषा तो है, उसके कुर्ता तो लाल बहादुर शास्त्री जी भी पहनते हैं। नहीं, हम लोग जो पढ़ते अभी हैं, राजनाथ सिंह जी भी पहन रहे हैं। जी, हम लोग जो पढ़ते हैं, जब हमने पढ़ा दूसरे या तीसरे क्लास में, अगर कैप टाई लगाए हुए तो वो जेंटलमैन है। क्या धोती कुर्ता पहनने वाला जेंटलमैन नहीं हो सकता? है ना, नेताजी तो नेताजी रहे ना, नहीं, मुलायम सिंह यादव जी भी धोती कुर्ते में ही रहे। वो धोती, हमारे यहाँ तो धोती कुर्ता तो जेंटलमैन की प्रतीक है। नहीं, लेकिन हम कभी पढ़े नहीं उस चीज को। हाँ, उस चीज को हमें पढ़ाना चाहिए। धोती कुर्ते वाला व्यक्ति भी जेंटलमैन हो सकता है। हो सकता नहीं है। हाँ जी, मतलब हो सकता है, मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी तक हमने नहीं पढ़ा हाँ, कि धोती कुर्ते, आपने ये तो पढ़ लिया। आप एक बार बताइए, क्योंकि 200 वर्षों तक आप गुलाम रहे, किसके रहे? वो जेंटलमैनों के रहे, तो वो तो जेंटलमैन ही पढ़ाएंगे भाई, उन्हें तो धोती कुर्ता चाहिए। तो उसी मानसिकता को तो हमें निकालना। हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, हमें उस संस्कृति पे चलना चाहिए। हम धोती कुर्ते वाले व्यक्ति को जेंटलमैन कहें। हम आगे आपसे भी और आज इस डिबेट के माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं तो धोती कुर्ते वाले व्यक्ति को जेंटलमैन बताएं, ना कि पैंट शर्ट और टाई वाले व्यक्ति को जेंटलमैन बताएं। बड़ा मतलब एक कचोटती है मुझे ये बात। दूसरी चीज, किसान, मतलब हम जो किस तरीके से, जैसे अभी किसी से हम अच्छे से अगर कपड़े पहन के चले जाएं और हम ये कहें कि हम खेती करते हैं, मेरे साथ होता है ऐसा, मैं भी किसान हूं, खेती करता हूं,
तो अगर हम किसी से ये कहते हैं, मैं एडवोकेट अपना नहीं बताऊं, मैं कहता हूं किसान हूं, तो कहता नहीं किसान नहीं लगते। तो कहता हूं भैया किसान कैसे लगते हैं? कि किसान मतलब मानसिकता वही है कि किसान का मतलब बिल्कुल। गरीब व्यक्ति। ये हमारे पहले ही यहाँ कहा। पे उत्तर प्रदेश में और दूसरे स्टेटों में नहीं है, जैसे इसमें भी कुछ हिस्से में है। आपका जो पश्चिम वाला एरिया है, इसमें सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे। उस सीलिंग एक्ट में एक खेती का निश्चित वो कर दिया है दायरा कर क्राइटेरिया, दिया, जी। कि अगर आप जमीन खरीदेंगे खेती वाली तो 60 बीघा से ज्यादा आप खेती नहीं खरीद सकते। अब जो बड़े लोग हैं वो तो लेते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में अगर हम जाते हैं, परिवार हमारे बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आबादी के हिसाब से कुछ ज्यादा है। उसके अपोजिट आप राजस्थान में चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, तो वहां जनसंख्या आबादी जो हमारी जो जमीन है उसके हिसाब से कम है। तो यहाँ पर जो जमीनें रह गई हैं वो बहुत कम मात्रा में रह गई। अब एक किसान अगर 5 बीघा जमीन है उसके पास, तो मैं समझता हूं अब पति पत्नी और 2 बच्चे, उसका भरण पोषण नहीं कर सकता। अब अगर उसके साथ मजबूरी होती है कि खेती करे या मजदूरी करे, तो वो अपना पालन पोषण वो बीच में फंस जाता है। अगर सीलिंग एक्ट नहीं हो तो जो किसान ठीक है जिसपे 50 बीघा जमीन है, वो खेती प्रॉपर इतनी कर सकता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है, खुद का भी अपना स्तर सही रख सकता है। एक पुरानी कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। हम सुबह खाना खाने के बाद अगर हमें शाम का इंतजाम करना पड़े कि हम शाम को क्या सब्जी बनाएंगे, उसके लिए हम पैसा कहां से लाएंगे, तो फिर हम कहां स्वस्थ रह पाएंगे, कहां संतुष्ट हो पाएंगे। ये हमारी एक सबसे बड़ी विडंबना है। और गांव को जो आज देखते हैं हम, जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने कहा कि लाइट एक शेड्यूल बनता है, शहर में लाइट आएगी 20 घंटे, अर्ध शहर में आएगी 18 घंटे, और ग्रामीण में आएगी 10 घंटे या 12 घंटे। तो पक्षपात तो हमारे गांवों के साथ शुरू से हो रहा है, सब लोग कर रहे हैं। उल्टा होना चाहिए, गांव को लाइट ज्यादा मिले। हमारा जो पलायन हो रहा है, सरकार हमारी एक विजन चला रही है कि गांव में जाइए, गांव में पर्यावरण अच्छा है, गांव में सब्जियां अच्छी हैं, गांव में प्योर दूध मिलता है, सारी चीजें गांव में हैं, लेकिन फिर हम शहर में क्यों जा रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है। उसका एक सबसे बड़ा कारण, अगर इंडस्ट्री एरिया लगेगी तो शहर में लगेगी, उस इंडस्ट्री एरिया को आप गांव में क्यों नहीं ले जाते? मजदूर तो गांव से ही आता है, लेकिन हम जो कुछ भी करेंगे वो शहर में करेंगे। गांव को हमने केवल अपनी डिबेट में या हमने अपने वैसे माध्यमों के लिए कर रखा है कि गांव हमें अच्छे लगे, लेकिन गांव में होगा कुछ नहीं। आज सीएससी पीएससी काफी अच्छे हैं पहले से, ये नहीं कहता मैं कि वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस क्षेत्र में भी करने के लिए बहुत कुछ है। आज हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, आज हमारे पास शिक्षकों की कमी है। अच्छी शिक्षा के लिए अगर हम अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो हमें शहर में ही जाना पड़ेगा, वो माहौल हमको नहीं मिल पाएगा। लाइब्रेरी अभी हमारे प्रधान जी बता रहे थे, लेकिन जब उस लाइब्रेरी में लाइट नहीं होगी तो बच्चे गर्मी में परेशान होंगे, तो उनको अच्छा पढ़ने का माहौल नहीं मिलेगा। तो फिर गांव के लिए जो हमें आज करने की जरूरत है वो बहुत बृहद लेवल पर करने की जरूरत है, तभी हम अपने ग्रामीण भारत को अच्छा भारत, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत कह पाएंगे। आपको क्या लगता है, आपके यहाँ क्या क्या कमियां अभी रह गई हैं? मैं अगर आपके गांव की बात करूं तो हाँ, क्या क्या कमियां अभी लगती है आपको कि वहां अभी है? देखिए, मेरे गांव से शहर से केवल 5 किलोमीटर दूर गांव है मेरा। और जैसे गांव की जो आजू बात कर रहा हूं, जैसे प्राइमरी स्कूल भी है, बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी है, लेकिन गांव में आज भी जो बच्चा प्राइमरी में पढ़ाने के लिए कहता है कि नहीं मैं इतना गरीब थोड़ी हूं जो प्राइमरी में पढ़ाऊंगा, मैं तो इंग्लिश मीडियम में या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा। प्राइवेट स्कूल मतलब अच्छा, प्राइमरी का मतलब खराब। प्राइमरी के स्कूल के हमारे जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, बीएड बीटीसी हैं, लेकिन उन प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं वो इंटर और ग्रेजुएट, क्योंकि उनको मिलता है 5,000 6,000। लेकिन वो व्यक्ति जो मानसिकता हम लोगों ने बना रखी है, जो बनी हुई है, उसका कारण मतलब
क्या सामंजस्य, जो संदेश जो जाना चाहिए समाज के प्रति, वो नहीं जाता। पर राहुल जी, आपने कहा कि जो ग्रामीण स्कूल हैं प्राइमरी, उन्हें लोग अच्छा नहीं मान रहे, तो कौन लोग अच्छा नहीं मान रहे? आप ही के गांव के लोग हैं, बाहर का तो कोई व्यक्ति नहीं कह रहा वो अच्छा है नहीं है। आप प्रधान रहे हैं, आपके बाद कोई दूसरा प्रधान रहेगा, तो क्या ये प्रयास नहीं होने चाहिए कि सभी मिलके उस स्कूल को, आप भी कह रहे हैं कि उसके अंदर जो शिक्षक हैं वो एकदम परफेक्ट है, उन प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छा है, कि एक कोई मिसाल बना दी जाए। भाई चलिए, उन्होंने लाइब्रेरी बना के किया, शुरुआत की, उसमें आज 100 बच्चे भी आ रहे हैं। अगर प्रयास किया जाए और गांव के ही लोग प्रयास करें तो नहीं लगता कि उसमें सुधार होगा? जी, मैं वही तो कहना चाह रहा हूं जी कि हम जिस स्थिति में, हम उस चीज के लिए बात तो करते हैं। मैं अपने गांव के साथ साथ दूसरे गांवों की भी बात कर रहा हूं। व्यक्तिगत आपने पूछा गांव की, लेकिन ये कमोबेश स्थिति हर गांव की है। वही मैं, बिल्कुल, वो तो एक ही बात है। इसलिए मैं आपसे कहा कि भाई क्या ये ग्राम प्रधान जिसके पास इतने सारे लोग हैं जो विश्वास के साथ बना है, अगर प्रयास करें और सरकार को उस प्रयास का एक मॉडल दिखाएं कि देखो ये हो सकता है, तो नहीं लगता कि बदलाव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो आपने कहा मॉडल की अगर बात करें, तो मैं 2010 से लेके 2020 2 बार लगातार प्रधान रहा। इस बार आरक्षण की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ सका, और अगली बार अब चुनाव फिर होने वाले हैं संभव मैदान में। जी जी, तो मैं भाई राजीव जी, प्रदीप जी की वजह से मतलब तरह ये नहीं कह रहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, प्रधानी का भी लड़ सकता हूं, कोई और भी लड़ सकता हूं, क्योंकि आज हमारे यहां अगर किसी को भी कानून बनाने की या मतलब समाज सेवा करने की अगर कोई भी ललक या कोई भी चीज है तो सिर्फ राजनीति है। हम राजनीति के माध्यम से समाज को वो दे सकते हैं जिससे वो वंचित है। आप डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर तो केवल सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से आपको फिरोजाबाद पोस्ट कर दिया, आप फिरोजाबाद में ही रहेंगे, आप दूसरी जगह सेवाएं नहीं दे सकते। राजनीति में हम फिरोजाबाद से भी चुनाव लड़ सकते हैं, आगरा से भी लड़ सकते हैं, हमारी स्वतंत्रता है, और हम वो कानून भी बना सकते हैं कि क्या कमी है इस समाज के लिए जो देने के लिए। तो बात तो यहां पर जो आप कह रहे हैं वो मैं बार बार वही बात कहना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे प्रयास हैं वो बहुत कम हैं। हमें लोगों को इतना जागरूक करना है कि वो ये नहीं कहें कि सरकारी स्कूल मतलब अगर जैसे मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। इस बार का मुद्दा ये रहेगा आपका जी कि मैं अपने गांव का जो स्कूल है उसे बदल दूंगा। हाँ, वो बात अधूरी रह गई। हाँ, वो गांव का जो विद्यालय है मेरा, 10 साल में मैंने उसको, उसका फोटो, उसका जो माहौल विद्यालय का जो मैंने बनाया वो प्रदेश के टॉप 10 स्कूलों में था। उसका फोटो आपके फिरोजाबाद जनपद में आप देखिए, जो गैलरी बनाई थी डीएम साहब आए थे, सुरेंद्र सिंह जी और विजय किरण आनंद जी, ये बहुत अच्छे जिलाधिकारी साबित हुए हमारे जनपद के लिए। तो उन्होंने इस जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके लिए बहुत कुछ किया। तो उन्होंने जो अच्छे विद्यालय, अच्छे हॉस्पिटल, सीएससी, पीएससी जो भी थे, उनके फोटो वहां गैलरी में लगाए हुए हैं। तो उसमें आप अगर देखेंगे सब लोग, तो डायनी विद्यालय का फोटो भी लगा हुआ है। तो वो प्रयास मैंने किए अपने स्तर से, लेकिन फिर भी वो प्रयास हम लोगों के लिए इतने नहीं हो पाते। हम एक प्रधान हैं, हमारे जो देश की संस्थाएं हैं, ग्राम सभा, विधानसभा और लोकसभा, तो इन जो तीनों चीजों में जो सबसे छोटी संस्था है वो ग्राम सभा है। वो सबसे ताकतवर है। वो कहने के लिए तो ताकतवर है, लेकिन उसको वो पूरी ताकत नहीं दी गई। हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन हुआ, उस संशोधन को हो गए आज 30 साल हो गए लगभग, पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर हुआ था। उस संशोधन में एक छोटा सा क्लॉज नीचे जोड़ दिया था कि राज्य सरकारें उसे अपने स्तर से लागू करें। तो दुर्भाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश में वो 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं हुआ। आपके मंच के माध्यम से मैं अपने ग्राम प्रधानों की तरफ से, क्योंकि मैं अखिल भारतीय प्रधान संगठन का आगरा मंडल का अध्यक्ष हूं, तो ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि अगर आप पंचायतों को सशक्त देखना चाहते हैं तो 73वां संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश में लागू करें। और उसके लागू होने के बाद हमारे यहाँ पे 29 विभाग हैं, और 29 विभाग में जैसे कानून व्यवस्था,
लगभग सब अच्छी है। मंच के माध्यम से अगर हम उस चीज को कहें तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारा सचिव जो बीट कांस्टेबल होता है, हमारा सचिव आंगनबाड़ी होती है, हमारा सचिव एक हेडमास्टर होता है, हमारा सचिव लेखपाल होता है, हमारा सचिव जो सचिव भी जिसको बोलते हैं वो होता है। ऐसे 29 विभाग है, नलकूप ऑपरेटर, जो भी गांव में रहेगा, लेकिन उन सब का होल्ड हमारे प्रधान को नहीं है। और जब तक जो देखने वाला है, जो अथॉरिटी है, उस पर उसका होल्ड नहीं होगा तो वो उससे काम नहीं करवा सकता। ये सबसे बड़ी विडंबना है। तो जब तक ग्राम पंचायतों को सशक्त नहीं किया जाएगा, तब तक हम एक अच्छे परिवेश, अच्छे पर्यावरण की गांव में कल्पना नहीं कर सकते। विधायक भी होते हैं, सांसद होते हैं, इनको 5 साल में मुश्किल से 2 या 4 बार समय मिल पाता है गांव में जाने का, लेकिन जो प्रधान होता है वो 24 घंटे गांव में रहता है। वो गांव की एक छोटी छोटी चीजें भी जानता है। जैसे अभी हमारे प्रधान जी बोल रहे थे कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा तो भी प्रधान जी के पास आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि सब प्रधान पति पत्नियों के झगड़े ही निपटाते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो गांव की छोटी से छोटी चीज से भी जुड़ा हुआ है। वो हर चीज जानता है कि हम गांव में अच्छे से विकास, अच्छे से पढ़ाई, जो भी चीजें हैं गांव से संबंधित, वो कैसे कर सकते हैं। सीसी विधायक जी दे देते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि वो कहां से कहां तक जाएगी और कैसे बननी चाहिए। लेकिन हमारे प्रधान जी को वो पता रहता है कि यहाँ ज्यादा आवश्यकता है, यहाँ कम आवश्यकता है। तो ये सब चीजें, जहां हमारा 73वां संविधान संशोधन लागू हो जाएगा तो बिना प्रधान की अनुमति के कोई एक काम नहीं करवा पाएगा। ये इन लोगों को थोड़ा सा डर रहता है कि हम प्रधान को या ग्राम पंचायतों को सशक्त कर देंगे तो फिर हमारा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इसलिए ये इन सब चीजों को लागू नहीं कर पा रहे। अच्छा राहुल जी, अगर फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर किसानों की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? मैं पूरे जिले की चलिए बात कर लेता हूँ, राजनीति की आपने बात की है। जी देखिए, किसानों की स्थिति अगर कंपैरिजन हम करें पिछले सालों से जी तो प्रोग्रेस है, लेकिन हमारा फिरोजाबाद जनपद जैसा कि सबसे बड़ा आलू उत्पादक है। दूसरी चीज आपको शायद नहीं जानकारी हो, हमारा जो नारकी क्षेत्र है उसमें शिमला मिर्च का उत्पादन बहुत बड़े लेवल पर होता है, और वो शिमला मिर्च आपकी दिल्ली, जयपुर, आसपास की मंडियों में फिरोजाबाद के नाम से फेमस है। तो आलू की जो आज दुर्दशा है, आज अगर हम देखें तो 250 से 300 रुपए पर पैकेट आलू बिक रहा है आज। और वैसे अगर उसकी बात करें तो लागत जो आती है वो 500 रुपए, जो किसान को अगर बोरा पैक करके लेके आता है तो 500 रुपए, और बिक रहा है उसका 250 रुपए, यानी 250 रुपए का नुकसान। तो यहाँ पे अगर एक प्रोसेसिंग प्लांट जो आलू आधारित हो, जैसे पाउडर बनाना, चिप्स बनाना, उसकी भुजिया, तमाम तरह के प्रोडक्ट हैं, अगर वो लग जाता है तो आलू किसानों के लिए बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। उसके अलावा पहले क्या होता था कि केवल आलू ही होता था। जैसे आपने कहा क्या स्थिति है, आज से अगर 10 साल पहले हम जाएं तो केवल आलू की फसल करके और किसान अपने खेत खाली छोड़ देता था। अब उसमें तरबूज भी करता है, उर्द भी करता है, मूंग भी करता है। सबसे अच्छी फायदे की सौदा है आज के टाइम पे मक्का। जब से मक्का इस क्षेत्र में होने लगी है तब से यहाँ के किसानों की स्थिति अच्छी हो गई। अगर एक आलू में थोड़ा सा नुकसान है तो वो मक्का से अपना गुजारा कर लेता है, मतलब उसको कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले से तो निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन इसमें हमें बहुत सुधार करने की जरूरत है। अभी जैसे लाइट का है, प्रधान जी के पास लेकिन बहुत सारे हैं। हाँ अगर आप लेकिन नहीं लगाएंगे, आपने एक सबसे पहले नहीं, बिल्कुल एडवोकेट, एडवोकेट नहीं, मैं भी हूं इसलिए कह रहा हूं, वो तो बोलिए जी। तो अगर लाइट, खाद, ये सारी चीजें समय पर किसान को उपलब्ध अगर हो जाएं तो निश्चित रूप से किसान की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें थोड़ी सी अभी दिक्कत कर रही है। हाँ। मतलब आपको लगता है कि थोड़ा सा काम और होना चाहिए, खासकर आलू किसानी को लेकर? आलू किसान के अलावा खेती के लिए ही। अब आलू, मैंने बिजली के लिए कहा, बिजली तो जब पानी हम लगाएंगे, हमारे यहाँ पे फिरोजाबाद में आज से पहले सिंचित और सिंचित जमीन हुआ करती थी। अब मैं समझता हूँ फिरोजाबाद में शायद ही कोई जमीन असिंचित है, सब सिंचित भूमि। अब सब जमीन सिंचित है, वो चाहे नहर के पानी से हो, चाहे ट्यूबवेल के पानी से हो, या तालाब के पानी से, मतलब अपना कोई भी निजी या सरकारी साधन।
सरकार ने इतना बड़ा कदम उठा रखा है कि नहर का पानी किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है, उसका कोई पैसा नहीं देना। जो बिजली की समरसेबल लगा रखी है, बिजली का बिल माफ है बिल्कुल, मतलब बिजली का बिल नहीं लिया जाता। बिजली का बिल नहीं लिया जाता। 10 हॉर्स पावर तक के जिनके समरसेबल लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उन पर बिजली का बिल नहीं लगता, जीरो है। तो सरकार ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही, लेकिन अभी हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है कि जिससे किसान समृद्ध हो सके। किसान अभी हमारे यहाँ जो असली किसान है वो आज भी गर्दिश में है, मतलब गरीबी में है। आज भी हम उस किसान को ये नहीं कह सकते कि ये किसान जेंटलमैन है। नहीं, जेंटलमैन तो वो है ही है। मेरा सपना किसान होने के नाते कि हर किसान को आदमी अगर देखे तो सम्मान की दृष्टि से देखे कि ये किसान है। उसको भी अगर डॉक्टर साहब आ जाएं तो उनके लिए हम कुर्सी छोड़ें, तो एक किसान के लिए भी वही सम्मान होना चाहिए जो एक आईएएस पीसीएस के लिए होता है। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए बैठे हैं ना डॉक्टर साहब के साथ में, यही तो सम्मान है जी। यही बदलाव है और ये बदलाव होने भी चाहिए। चलिए एक सवाल आपसे और ले रहा हूं क्योंकि समय कम है। फिरोजाबाद सुहाग नगरी कांच नगरी है, इसके इस कांच उद्योग को अगर मैं एक किसान की दृष्टि से कहूं तो कैसे आप देखेंगे? किसान की दृष्टि से आप कहें तो निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये किसान, मतलब फिरोजाबाद का कांच उद्योग। अभी आप कह रहे थे, ये थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है कि चूड़ियां सुहाग का प्रतीक हैं, लेकिन चूड़ियां हम किसी और के लिए भी देते हैं। समझ रहे हैं आप कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जैसे किसान, जो छोटे किसान हैं हमारे, 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाले हैं, तो फिरोजाबाद में इतने बड़े लेवल पर मजदूरों की खपत है या मजदूर काम पर जाते हैं कि यहाँ का जो आसपास का एरिया है वो बहुत समृद्ध है। आप अगर पूर्वांचल में चले जाएंगे तो 250 रुपए पे मजदूर मिल जाता है, लेकिन आप अगर फिरोजाबाद में देखेंगे तो 500 रुपए में भी मजदूर नहीं मिलता। इसका मतलब यहाँ का मजदूर समृद्ध है। तो जो फिरोजाबाद की जो लेबर यहाँ पे जो काम करती है, तो उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चाहे वो किसान इसलिए कि आपने अपना खेती का जब तक काम है तब तक खेती में काम किया, उसके बाद में आप फिरोजाबाद में आ जाइए, चूड़ी उद्योग में आप उसमें काम करने लगिए। आप देखते होंगे यहाँ से जैसे उस चूड़ी कई चरणों में बन पाती है। एक जगह चूड़ी बन रही है तो दूसरी जगह उसमें हिल लगाई जा रही है, तो लोग ठेलों पर रख के इधर से उधर चलते रहते हैं, तो घर पे भी ले जाते हैं, घर पे काम कर रहे हैं, घर की महिलाएं काम कर रही हैं उसमें। तो किसानों के लिए निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी चीज है। जो हमारा देश और विदेशों में जो व्यापार है, जो हमारा फिरोजाबाद का नाम है, वो तो है ही, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए भी बहुत बड़ी मतलब सहायता, उपलब्धि, वो सब कुछ है कि उससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हैं। आज अब तो सब औद्योगिक वैसा हो गया, मॉडर्न। आज से अगर 10 साल पहले हम जाएं तो हम देखते थे यहाँ पे तार बाबू करके शब्द सुना जाता था। तार बाबू को बड़ा सम्मानजनक रूप से देखते थे वो लेबर, क्योंकि एक तार बाबू को लगभग एक दिन का 2500 रुपया मिलता था, आज से 10 साल पहले। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता था बेलदार, बोलते थे, जो बेलन को चलाता था, उसकी भी मजदूरी बहुत अच्छी थी। कई तार बाबू मैंने यहाँ फिरोजाबाद में देखे हैं कि उन्होंने अपने उद्योग लगा लिए, फैक्ट्रियां चल रही हैं उनकी। जो उन्होंने शुरुआत की थी वो तार लगाने से की थी और आज वो फैक्ट्रियां चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, मजदूर से ही तो वो निकले, तो वहां किसान भी वही काम कर रहे हैं और वो सब तो किसानों की दृष्टि से बहुत अच्छा है। चलिए, बिल्कुल, और अच्छा होना भी चाहिए। एक बात और आपने कही कि चूड़ियों का प्रतीक कुछ और भी है, तो उसके लिए मैं आपको बस 2 लाइनों में उस बात को रख रहा हूं और शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन ये एक बात जब कभी बोली गई थी कि चूड़ियां पहन लो, ये कोई हमारे यहाँ प्रचलित नारा नहीं था, ये कोई मुहावरा नहीं था, किसी ने ऐसे ही कह दिया। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखें तो खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी, वो भी चूड़ियां पहनते थे। मेयर बैठे हैं, वो भी चूड़ियां पहनते हैं। अहिल्याबाई थी, वो भी चूड़ियां पहनती थी, और दुर्गा तो चूड़ियों की प्रतीक है। तो ये कह देना कि चूड़ियां किसी कमजोरी का प्रतीक है,
नहीं, ये किसी ने कह दिया और किसी ने मान लिया, एक अलग चीज है। लेकिन हमारे यहाँ चूड़ियां जो है वो शक्ति का प्रतीक है, और शक्ति जो है वो भारत की आत्मा में बसती है, इसलिए भारत को माता कहा गया है। चलिए आप